20 से लगेगा मैथ्स ना माही, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, कितना प्रॉपर्टीज हो गया था, कितना हो गया था, 5 हो गया था ना। सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान पे रखोगे। एक और चीज है जो आपको समझना चाहिए, देखो बाद में इसको करते हैं, पहले आप लोग माचिस का डिब्बा देखे हो ना, अज्यूम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये माचिस का डिब्बा है, मैच बॉक्स है, और इसमें जो है ना, ये जो स्टिक्स है ना, इसको मैं इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूंगा, ठीक है। इनिशियली कितना है, 4 स्टिक्स हैं, ठीक। अब मैं पूछूंगा यार इसका जो मास है ना, इनिशियल जो मास होगा वो कुछ तो होगा, मान लो कितना होगा, 8 ग्राम, कितना होगा, 8 ग्राम। इच स्टिक्स बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं यार इसको ना पॉजिटिवली चार्ज करो, क्या करना है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालेंगे, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं जब स्टिक्स को निकाल दूंगा तो जो मैच बॉक्स बचेगा उसमें कितने स्टिक्स हो गए, अब 3 स्टिक्स हो गए। तो जब मैं पॉजिटिवली चार्ज किया तो अब इसका मास इनिशियली कितना था, अब इसका मास कितना होगा, 9 ग्राम कि 10 ग्राम, हाँ, तो कम होगा कि ज्यादा होगा। ये मैच बॉक्स था, 4 स्टिक्स थे, तब उसका मास कितना आ रहा था, 8 ग्राम। मैं पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो अब कितने स्टिक्स बचे, 3। तो मास वही 8 ग्राम रहेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। तो अब कितना हो गया, मान लो 7.5 ग्राम। तो क्या सीखे कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, जब भी हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। मास हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। अगर इसके जस्ट अपोजिट में इसको क्या कर रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूं। कैसा चार्ज कर रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज। जब आप इसको नेगेटिवली चार्ज करोगे तो ऑलरेडी कितने स्टिक्स हैं, 4 है। नेगेटिवली चार्ज करना तो और स्टिक्स डालूंगा ना मैं, और स्टिक्स डाल दिया, अब कितने स्टिक्स हो गए, 6 हो गए। तो इनिशियली इसका मास कितना था, 8 ग्राम, अब कितना हो जाएगा मान लो। तो क्या समझ में, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, मास बढ़ेगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। जब भी हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो मास क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। तो यहां पे एक पॉइंट है, द चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग नेचुरली। अगर मान लो कोई एटम लेते हैं तो ये नेचुरली क्या होता है, इनिशियली ये न्यूट्रल कंडीशन पे होता है, ठीक है। लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और क्या होगा, एंड गेन द इलेक्ट्रॉन गिव्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें यहां पे, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एनपी और एनई। इसका मतलब क्या होगा, एनपी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे किसी को मैं पॉजिटिवली चार्ज किया हूं ना, किसी को अगर पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, मान लो इनिशियली इसके पास +10 था और -10 था, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने थे, प्लस, और माइनस क्या थे, नेगेटिवली चार्ज था। तब ये इनिशियली कैसा था, न्यूट्रल था। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज कर, पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं। मतलब पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना होगा, -9, तो बचा +1, बचा कि नहीं बचा। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिवली चार्ज नहीं किए थे तब क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। तो उस कंडीशंस में आप बताओ एनपी और एनई में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। ऑब्वियसली एनपी का वैल्यू 10 है और एनई का वैल्यू 9 है, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं तुमको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ लो। एनपी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों अगर देखो, ये ना साइंस लैंग्वेज है, आपको जो न्यूमेरिकल सीबीएसई देगा ना, इसी के बेसिस पे देगा। इसको देख के आपको जजमेंट करना, वहां पे लिखा के नहीं आएगा। सब बच्चे चिल्लाते हैं कि सीबीएसई का पेपर टफ आता है। टफ इसलिए आता है क्योंकि वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब क्या, एनपी एनई के बराबर, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब वो कैसे कंडीशंस में, वो न्यूट्रल कंडीशंस में। समझ में, ना वो चार्ज लेना चाहता ना चार्ज देना चाहता। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, एनपी ग्रेटर देन एनई कर दूं, इसका मतलब क्या होगा,
कि भैया प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डिफाइन करता है? नहीं समझ में आया? इसके जस्ट अपोजिट एक और पॉइंट बनता है, थर्ड पॉइंट, एनपी छोटा है एनई बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, यहां पे लिखा हो एंड द गिवन इलेक्ट्रॉन्स द नेगेटिव चार्ज एनई बड़ा हो जाएगा, एनपी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी सी बात? इस पॉइंट को भी नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट कंपल्सरी लिख देना। हाँ, ये न्यूट्रल है। ये किस चीज के लिए बताता है? ये न्यूट्रल के लिए, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज। और ये किसके लिए बताता है? ये नेगेटिव चार्ज। पूरे को लिखने की जरूरत नहीं, ये इसको जरूर नोट कर लेना, ये जो 3 पॉइंट है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट, बाकी स्टिक वगैरह दिमाग में रहेगा तो ठीक है, उसको भी नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टिक वाला भी बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब इसको लिखोगे ना तो बाजू में लिख रहे हैं न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लिख लो इसको, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, चार्ज विज द सेम में हो चुका है ना, यूनिट एंड डायमेंशन भी हो चुका, पॉजिटिव भी हो चुका। चार्ज ऑन कंडक्टर, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। कंडक्टर पे चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो मैं एक स्पेयर लेता हूँ, स्पेयर दोनों हो सकता है, होलो के लिए भी वैलिड है और सॉलिड के लिए भी वैलिड है। होलो का मतलब खोखला वाला, फुटबॉल जैसे, सॉलिड का मतलब तरबूज, वाटरमेलन जो होता है वो सॉलिड होता है। अब अगर मान लो मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ, कैसा चार्ज कर रहा हूँ? पॉजिटिवली चार्ज करोगे ना तो याद रखना, चार्ज हमेशा इसके आउटर मोस्ट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि यार इसको 2 ठोक हम चार्ज दे रहे हैं तो 2 चार्ज पास पास नहीं होता है, दोनों चार्ज क्या होता है, एक पास नहीं रहेंगे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब एक दूसरे से ठीक डिस्टेंस पे। अगर 4 दोगे ना तो 4 एक साथ नहीं रहेंगे, ऐसे आ जाएंगे, 6 दोगे तो ऐसे आ जाएंगे, 8 दोगे तो ऐसे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, इसका भी रीजन बताता हूँ, समझो। मान लो कि मेरे पास एक स्फीयर है और इनिशियली मैं इसको क्या करता हूँ, 2 ठोक चार्ज देता हूँ, 2 पॉजिटिव चार्ज देता हूँ। तो मान लो एक चार्ज इधर आया और एक चार्ज इधर आया, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, करेगा ना। और ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये कंडक्टर। और कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर का मेन क्वालिटी क्या होता है, वो
कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है कि तू मूव कर जा, ठीक। तो ये इसके रिपल्शन से कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस पे, और ये कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस से, इससे आगे वो जा नहीं पाएगा। यही रीजन है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है, ठीक। गॉसेस थ्योरम में एक पढ़ोगे वो इंसुलेटेड वाला, तो इंसुलेटेड अगर होता तो चार्ज वैसे ही फिट रहता जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं, जो बीजा होता वैसे ही रहता, ठीक। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ये तो एक यूनिफॉर्म सरफेस था। मान लो मेरे पास अगर क्या होता, ऐसा करके कोई सरफेस अगर ऐसा रहता, अब मैं इसको चार्ज देता, तो याद रखना जब आप चार्ज दोगे ना, चलो इसमें एक और चीज बताता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा बात, यहां पे इसका रेडियस मान लो r है, ठीक। अब इसी को मैं छोटा कंप्रेस कर देता हूं, छोटा सा मैं वो लेता हूं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन बना के देगा आपको, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब मैं वही मान लो कि मेरे पास एक बलून था, इमेजिनेशन पे लाओ, एक बलून है, बलून को मैं इतना बड़ा फुला दिया और उसमें प्लस 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 थोड़ा सा गैप दे दे के लिख लिया। डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब मैं एक सर्टेन एरिया को देखता हूँ, मतलब उसका अभी जो रेडियस था वो मान लो कितना था, वो 10 सेंटीमीटर था। मैं उसको जो बलून को फुला दिया 10 सेंटीमीटर था, और मैं ऊपर मार्कर से प्लस 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 पूरा भर दिया। समझ में आ गया। तो मैं क्या समझ में आया कि एक मेटल है और इसके आउटरमोस्ट सेल में बहुत सारे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। यहां तक क्लियर है। अब सोचो मैं एक सर्टेन एरिया कैप्चर करता हूं, ये एरिया मान लो ऐसा, इतना बड़ा एरिया लेता हूं। इतने बड़े एरिया में कितने चार्ज मिले उसको, 2 चार्ज मिले। एरिया को मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक। अब मैं बलून को क्या करता हूं, कंप्रेस कर देता हूं, मतलब हवा को निकाल देता हूं। पहले 10 सेंटीमीटर था, अब उसको मैं 3 सेंटीमीटर पे ला देता हूं। अब बताओ, अब 3 सेंटीमीटर में आने के बाद उतना ही मैं एरिया कैप्चर करता हूं, तो उतने ही एरिया में क्या 2 चार्ज मिलेगा कि ज्यादा चार्ज मिलेगा, मिलेगा ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। इसको बोलते हैं डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अभी क्लास में कम बच्चे हैं तो डेंसिटी ऑफ द स्टूडेंट आर लो, और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट हाई। समझ में आ रहा है। तो एरिया तो वही था लेकिन क्वांटिटी कम थी, अब एरिया वही है लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्वांटिटी कब बढ़ी, तो याद रखना जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी जब रेडियस बढ़ा था तो कम हो गया था, अब रेडियस कम हुआ तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो फिजिक्स में याद रखना, ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। अगर मान लो ये बढ़ रहा है साथ में ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शनेट। लेकिन ये बढ़ रहा हो अगर ये कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट। क्या बोलते हैं इसको। तो यहां पे क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा था तो डेंसिटी कम हो रहा था, लेकिन रेडियस को कम कर दिए तो डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सब्सटेंस, कुछ भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान पे रखना, ठीक। ये यहां पे लिखा हुआ, मैं आपको समझा भी दूंगा। द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर दे ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द इट्स आउटर सरफेस। कहां पे रिसाइड करता है, रिसाइड्स का मतलब वो बिखरता है, ठीक है, सरफेस। दिस इज वाई अ सॉलिड होलो अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम आउटर रेडियस विल बी होल्ड द मैक्सिमम इक्वल एंड चार्जेस, वही जो बताया वही था। इफ चार्जेस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड द अनयूनिफॉर्मली, ये सब कुछ नहीं है, अब जो बता रहा हूं वो ध्यान देंगे। ये तो एक पॉइंट समझ में आ गया, लिखा होगा यूनिवर्सली, द डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज द मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। डेंसिटी कब ज्यादा होता है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ में। एक बात, एक और चीज है जो हम पढ़ेंगे, अगर मान लो शेप ऐसा था तो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब मैं शेप को थोड़ा सा चेंज करता हूं ऐसा करके, और यहां पे ना ऐसा करके कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान समझना, क्या फर्क पड़ेगा इनमें वो समझो। देखो अब अगर मैं इसको चार्ज दूंगा ना तो ये ऐसा जाएगा ऐसा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे ज्यादा चार्ज आएगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा रहेगा, यहां पे कम। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस वाले जगह पे चार्ज कम हो गया, और जो थीन है, जो कॉर्नर है, वहां पे चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। समझ में। ऐसा क्यों, रीजन 2 है। अगर आप एक शेप बनाओगे, रीजन 2 है, मैं दोनों रीजन आपको समझाता हूं। अगर यहाँ पे एक सर्कल अगर खींचोगे, एक स्फीयर लोगे, तो इसका रेडियस दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक स्पेरिकल अगर फॉर्म दोगे तो उसका भी रेडियस दिख रहा है। तो किसका रेडियस ज्यादा है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए डेंसिटी यहाँ पे कम है। और यहाँ पे छोटा सा स्फीयर दिख रहा है ना, तो स्फीयर का रेडियस कम है कि ज्यादा है, कम है, यहाँ पे तो कम है।
तो इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, यहीं से चार्ज जब निकलता है ना तो इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। जो कोरोना जो वर्ड आया था ना, लिंक करूंगा, वो वान डी ग्राफ जनरेटर अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप। तो इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, यहाँ से चार्ज को निकाल सकते हैं हम लोग। समझ में आया? तो ये पॉइंट आप लिख लिए हो क्या, नहीं लिखे हो ना, नहीं लिखे हो, कंडक्टर ऑफ चार्ज इसको लिख लो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं चाहता हूँ इसको भी बनाना, इसको बनाना, उसके बाद इसको लिखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपको याद रहेगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं चार्ज ज़्यादा बना देता हूँ, स्मॉल आर। ये R1 है, ये R2, R1 ग्रेटर देन R2। अब इसका डेंसिटी मान लो D1 लेते हैं, इसका डेंसिटी D2, तो D2 ज़्यादा है किससे, D1 से। समझ में? बाउंस होगा तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका CBSE भी कंप्लीट करेगा और आपके कंपटीशन पे भी बहुत काम आएगा। इस पूरे का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी कर्वेचर होगा उसका रेडियस के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डन, लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। इन दोनों को बना लेना। कुछ छूट भी गया तो टेंशन नहीं, ऐप में आ जाएगा। कल का आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए ना, नहीं किए, करके कॉल करोगे या फिर अभी एंट्री करा दोगे ना तो आपका पूरा आ जाएगा। ये लेक्चर सारे आ जाएंगे आपके उसमें ऐप में, अभी PDF भी आ जाएगा पूरा। वॉइस वर्सा का मतलब समझ में आता है? यस और नो? वॉइस वर्सा का मतलब उसका अपोजिट। ठीक है, मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसी को शॉर्टकट में वॉइस वर्सा बोलते हैं।
यहां पे लिख लेना लो डेंसिटी, और यहां पे लिखना हाई डेंसिटी। टेस्ट में ये सब कुछ भी नहीं आएगा ना, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं ताकि आपका अभी से बेस मजबूत हो जाए। ठीक है, डन। यहां पे लिख लो माही, लो डेंसिटी ऑफ चार्ज, हाई डेंसिटी ऑफ द चार्ज। मतलब कहीं पे भी अगर कॉर्नर होगा तो वहां चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई से क्वेश्चंस आता है यहां से। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देख लो कितने टाइप का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। देखो, गुड। नोट्स जितना अच्छा रहेगा प्रिपरेशन उतना अच्छी होती है, ठीक है। तो अच्छा है कि नोट्स अच्छा बना रही हो। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी तीन होते हैं। पहला होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, थर्ड होता है कंजर्वेशन। तो सबसे पहले अपन बात किस पे करेंगे, एडिटिविटी क्या होता है। तो सोचो कि हमारे पास एक सिस्टम है, इट इज कॉल्ड बाय सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम है। अब इस सिस्टम है ना, मान लो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे चार्जेस हैं। यहां पे है +8 क्यूब, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे है मान लो -2 क्यूब, +3 क्यूब, +4 क्यूब, ठीक है। और यहां पे मान लो -3 क्यूब, ऐसे। अगर मैं तुमसे पूछूंगा माही कि टोटल कितने चार्ज है, तो आप क्या बताओगे। टोटल चार्ज अगर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं क्यू नेट। क्या बोलते हैं इसको, क्यू नेट। तो सबसे फर्स्ट चार्ज 8 क्यूब +-2 क्यूब +3 क्यूब प्लस, समझ में आ रहा ना, 4 क्यूब +-3 क्यूब। नहीं समझ में। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। तो ये क्या होगा, 8 क्यूब +-2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब -3 क्यूब। सबसे पहले आप प्लस वाले को कर दो, बहुत सिंपल है ना। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना होगा, -5 क्यूब। फाइनली वी गेट 10 क्यूब। आ गया समझ में। ये जो प्रॉपर्टीज था ना जिसको अपन फॉलो कर रहे थे, इट इज कॉल्ड बाय एडिटिव ऑफ चार्ज। ये 2 नंबर में आता है डेफिनेशन। तो कैसे लिखोगे, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम। इसको क्या बोलते हैं, सम। 2 तरीके का, 3 तरीके का होता है, 2 आप याद रखना। एक होता है एल्जेब्रिक सम, एक होता है वेक्टर सम। वेक्टर के लिए क्या होता है, डायरेक्शंस लगाना पड़ता है, ठीक है। ये पढ़ी होगी वेक्टर में। तो याद रखना सम 2 तरीके का होता है, एक एल्जेब्रिक सम होता है और एक क्या होता है, वेक्टर सम। हम जो दुकान में जाते हैं, कितना रुपया हुआ, ये जो अपन हिसाब करते हैं ना, वो एल्जेब्रिक सम कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, एल्जेब्रिक सम। जहां सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय एल्जेब्रिक सम। तो डेफिनेशन याद रखो और देखते हैं दोनों में से कौन बोलता है। द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द सिस्टम। कहां पे लोकेट कर रहा है वो, देखो एकदम सिंपल। अगर इजी बोलोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज
एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं जोड़ दूं, लोकेटेड एट द, ठीक है, तो क्या होगा कि कहां कहां पे वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, ये पूछता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज algebraic sum of the individual charges located at the system। नहीं समझ में आया, बताऊं फिर से, आ गया? ट्राई करोगी? करो ना एकदम, देखो अभी से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। अभी धीरे धीरे बोलना चालू करोगी ना, बिलीव मी, पूरी फिजिक्स आपके फिंगर टिप्स में रख दूंगा मैं, पूरी 12th की फिजिक्स आपको अच्छे से आ जाएगी। कोशिश तो करो। देखो, और डेफिनेशन रटना नहीं है ना, समझना है। तो हमने क्या किया था, टोटल चार्ज निकाला था। ये किसका चार्ज है? ये पूरे सिस्टम का चार्ज है। आप इसको कैसे निकालें? हमने क्या किया, इसको एल्जेब्रिक सम किया। किसका एल्जेब्रिक सम किया? ये जो इंडिविजुअल चार्जेस थे उसका एल्जेब्रिक सम किया था। कौन से इंडिविजुअल चार्जेस? जो इस सिस्टम में लोकेटेड थे। जो इस सिस्टम से बाहर होगा वो सिस्टम में कंसिडर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, लोकेटेड एट द सिस्टम। बात समझ में आ रहा? छोटी छोटी बात है और सीबीएसई यहीं से नंबर उड़ाना चालू करेगा। ठीक, तो सिंपल है। क्या होगा, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द सिस्टम। सिंपल है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। लिखना चाहो तो मैं आपको पूरा लिखा के दूंगा। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया? तो पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इसको बना लेना। ठीक, लिख लो। मैं घबराओ मत, नहीं पूछता मैं, है ना, घबराना नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। और एक विनर और लूजर में किसका फर्क है? एक कॉन्फिडेंस का ही फर्क होता है ना। तो मैं चाहता हूं आप बोलने की कोशिश करो। अभी बोलोगी ना तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आगे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो गया? लिख लो, आराम से लिख लो। इसको घर जाके पढ़ना जरूर एक बार, और ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखेंगे। मैं जब चैप्टर खत्म होगा ना तो क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं आपको, उसमें सारे पीवाईक्यूज भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक, हर चैप्टर के बाद मिलेगा वो। हाँ, ये बेसिक चार्ज में 3 पॉइंट आता है। ठीक है, तीनों पॉइंट का एक चार्जेस है, इसको नोट कर लो उसके बाद। डन। चलिए, तो एडिटिव नेचर समझ में आया। अब लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल लो। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ बहुत डिटेल्स में।
चलो, अब क्वांटाइजेशंस में ना, क्वांटाइजेशंस में आप यहां से देखना, इसको गौर से देखोगे तो ये दिख रहा है क्वांटम। ये एग्जैक्टली क्वांटाइजेशंस में जो यहां से जो क्वांट है ना, वो क्वांटम का पार्ट है। किसका पार्ट है? आगे चल के अगर आप फिजिक्स में कुछ करना चाहते हो ना, तो फिजिक्स में एक ब्रांच होता है क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम फिजिक्स। अब ये फिजिक्स में जो क्वांटम वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। अब अगर मान लो आपके पास एक ब्रिक्स है, ब्रिक मतलब ईटा है, ठीक है, ऐसा एक ईटा है। अब मैं बोलूंगा यार ये ईटे का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यही है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, इसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूं। इसको ब्रेक करोगे तो इसका और 2 पार्ट हो गए। क्या ये इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है? क्या और छोटा हो सकता है? हो सकता है। उसको और ब्रेक कर दिए, और ब्रेक कर दिया, ऐसा करते करते आप कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। क्या ये इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है? नहीं, इसको तो और कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? इसको और कर दिया, इसको और कर दिया, इसको और कर दिया। क्या इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है? हाँ, जो विजिबल है। इससे छोटा करूंगा तो वो पार्टिकल बन जाएगा, दिखेगा नहीं। तो ये विजिबल है, तो इसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ द ब्रिक्स, क्वांटम ऑफ द ब्रिक्स। बात को समझना, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम ऑफ द ब्रिक्स। इससे छोटा नहीं कर सकते। ठीक, साइड करते हैं। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, हम नींबू पानी पीते हैं ना घर पे। मानो एक गिलास हमारे पास लेमन वाटर है, ठीक है, और स्वीट लेमन वाटर है, मीठा नींबू का पानी है। अब अगर मान लो इस लेमन वाटर को मैं पूरा फुल गिलास आपको पिलाता हूं और आपको पूछूंगा इसका टेस्ट बताओ, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? ऑब्वियसली बता दोगे ना। अब अगर इसको हाफ कर दूं तो बता देंगे, इसको और हाफ कर दूं तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अब इतना सा पार्ट बचा, अब इतने से पार्ट का और हाफ कर दूं तो इतना पीना है आपको, बता पाएंगे? एक घुट के आसपास, एक स्पून के आसपास है। तो एक स्पून को एक स्पून में अगर पीऊंगा तो मैं बता नहीं सकता कि मीठा नींबू पानी है या खट्टा है। बता सकते हैं ना? चलो इसको और छोटा कर दो, स्पून से और छोटा। क्यों नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। आधा चम्मच पी के नहीं बता सकते हैं? चलो उस आधे चम्मच का भी और आधा कर दो, बता सकते हैं क्या? तब भी ध्यान लगा होगा कि बता देंगे यार। अब बात आ गई एक ड्रॉप की। किसकी बात आ गई? एक ड्रॉप को पी के मीठा है बोल सकते हैं। एक ड्रॉप से और छोटा किया ना, तब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, बता नहीं पाऊंगा। तो इसको बोलते हैं क्वांटम ऑफ द लेमन वाटर। क्या बोलते हैं इसको? हम क्वांटाइजेशन पढ़ने से पहले क्वांटम वर्ड को पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम 11th में इसको समझा देते हैं, लेकिन आपका 11th बिगड़ा हुआ इसलिए भी समझा दे रहे हैं। क्वांटम का मतलब किसी भी चीज का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसके प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता हो। इस पूरे नींबू पानी का ये वो पार्ट था जो हमको टेस्ट को बता रहा था, ये नहीं बता पा रहा था, तो ये इसका क्या होगा? क्वांटम पार्ट। इस पूरे में ये पार्टिकल तक देख सकता था, इसके बाद वाला जो आ रहा था उसको देख नहीं सकता, तो ये इसका क्या होगा? ब्रिक्स का क्वांटम पार्ट। मतलब क्वांटम का मतलब पूरी फिजिक्स में वो पॉइंट होता है जो स्मॉलेस्ट होगा और उसके सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। जैसे ये बता दिया कि भैया मीठा नींबू का पानी है, एक गिलास पीता तब भी पता चल जाता, इस एक बूंद को भी चखता तब भी मैं बता सकता था। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम ऑफ दिस लेमन वाटर। तो क्वांटम का मतलब क्या समझ में? मतलब एक छोटे से छोटा पार्ट जो उसके पूरे प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे। अब मैं इसको चख के बोलूंगा कि खट्टा है तो मतलब गलत हो गया ना। फिर तो कहां प्रॉपर्टी को डिफाइन किया? वो तो मीठा नींबू का पानी था। समझ में? ये पार्टिकल को देख के मैं बोल सकता हूं यार तो ईटे का पार्ट है, तो मतलब ये पूरे उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। तो आज के बाद याद रखना, पूरी फिजिक्स में ये जो वर्ड आएगा क्वांटम, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फिजिक्स में जरूरत क्यों पड़ी, ये किसी भी चीज के छोटे, जैसे पेट्रोल लेके आऊंगा आपको, मैं पेट्रोल एक बूंद दिया और मैं बोलूंगा क्या है, तो आप सुन के बोल दोगे तो ये पेट्रोल है। मतलब वो उसके पूरे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्वांटम। तो क्वांटम का मतलब क्या हो गया? उसके पूरे प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम। अब आ जाते हैं अपन अपने काम में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब अब ये क्वांटाइजेशन, अभी मैं अब क्वांटा वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ लेमन तो ये हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ ब्रिक्स तो ये हो गया। अब मैं बोलूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या बोलना चाहता है ये? कि चार्ज का सबसे छोटा पार्ट, चार्ज का सबसे छोटा पार्ट होना चाहिए। तो ऐसा एक साइंटिस्ट के दिमाग में आया था,
उस साइंटिस्ट का नाम था आर.ए. मिलीकन। अब उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अब ये कहानी का दो पहलू था, ये पहला पहलू खत्म हो गया, आपको क्वांटम का मतलब समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया। क्या बोलना चाहता है कि कोई भी चार्ज कितना हो सकता है यार, 10 कूलम हो सकता है ना, 1000 कूलम हो सकता है, 10,000 कूलम हो सकता है। तो ये 10,000 कूलम जो है ये उसका क्वांटम पार्ट है क्या? नहीं है, ये क्वांटम पार्ट नहीं है। तो क्वांटम पार्ट क्या 1 कूलम होगा? नहीं बता सकते, इससे भी और कम होगा। कितना कम होगा, इसके बारे में रिसर्च किया था आर.ए. मिलीकन ने। किसने किया था? आर.ए. मिलीकन। अब डिटेल्स में समझना, आपको एग्जैक्टली मैं डायग्राम बना के ला दिया, नहीं तो बना के दिखाता। ये ऑयल ड्रॉप मेथड है, पहले था, अब आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो समझना। एक साइंटिस्ट था आर.ए. मिलीकन, क्या नाम था उसका? इसने डेमोस्ट्रेट किया था 1909 में। कब डेमोस्ट्रेट किया था? देखो यही वो सारी चीजें जो आप लोगों को बाकियों से अलग करेगा, यही वो सारी चीजें हैं जो आपको किससे अलग करेगा? बाकी स्टूडेंट से अलग करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। उसने क्या किया था, एक पंप लिया था, पंप वही वाला जो मिठाई उठाई वाले जो दबाते हैं ना, वो ऐसा पंप लिया और यहाँ पे ग्लिसरीन का ऑयल लिया, ग्लिसरीन ऑयल होता है ना, वो लिया। इसके बाद उसने 2 इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये एक इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, ऊपर वाले को प्लस कर दिया और नीचे वाले को माइनस कर दिया। अब इन दोनों को क्या किया, एक इंसुलेटेड पिलर से कनेक्ट कर दिया ताकि दोनों आपस में टकराए नहीं, टकराएंगे तो शॉक हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिवली, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या, नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके बाद उसने क्या किया, दबाया। जैसे दबाया पंप से, तो ग्लिसरीन के जो ड्रॉप है वो आपस में बहुत तेजी से आए। जैसे आप स्प्रे करते हो ना परफ्यूम वगैरह, तो स्प्रे देखना बहुत तेजी से बाहर आता है। जब तेजी से आता है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज होता है। बताया था ना, रबिंग करते हैं तो चार्ज हुआ था, तो फ्रिक्शन से क्या होगा, चार्ज हो गया। अब ये जो ऑयल के जो ड्रॉप है ना, वो अंदर ग्रेविटी के कारण गिरने लगे। अब हुआ क्या कि जब ग्रेविटी के कारण गिरने लगे, तो जब 2 ड्रॉप आपस में क्या हुए होंगे, टकराए होंगे, तो उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही ड्रॉप अंदर आ रहे थे ना, तो उसने देखा कि कुछ ड्रॉप अंदर आने के बाद वो ऊपर जाने लगे। क्यों जाने लगे? हो सकता है कि वो नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा था, देखा ऑलरेडी नीचे कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, उससे रिपेल हो गया। समझ में आया मेरी बात? ऑयल के 2 ड्रॉप हैं, दोनों ड्रॉप साथ में आ रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक क्या, नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन बेस में कौन है बैठा, कौन है, नेगेटिव। और नेगेटिव, पॉजिटिव वाला तो तेजी से भागेगा क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाला उससे रिपेल होगा। अब वो धीरे था, लेकिन देखा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, तो किधर भागा वो? बात समझ में आया? तो ठीक इसी टाइम पे कौन बैठा हुआ था यहाँ पे, मिलीकन। और मिलीकन क्या किया, यहां से माइक्रोस्कोप से देख रहा था। समझ में आ गया? 1000 ड्रॉप्स को लिया, किसको लिया, और उस 1000 ड्रॉप का ना चार्ज का वैल्यू निकाला। तो 1000 ड्रॉप का जो चार्ज का जो वैल्यू निकला, वो निकला 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तब उसने बोला कि यार चार्ज का जो एवरेज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैंने निकाल लिया। लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद जब लोग बोले कि भाई डेमोस्ट्रेट करके दिखा दे एक बार, तो वो जब सेकेंड टाइम डेमोस्ट्रेट किया ना, तब उसका वैल्यू चेंज दिखा। कितना दिखा, 10⁻⁻⁹ कूलम। वो घबरा गया कि पहले जब 1000 किया था तो 1.9 मिला, सेकेंड 1000 जब दूसरे के साथ ने किया तो कितना आया, 3.2। अब तीसरी बार उसने करके देखा 4.8। अब वो कंफ्यूज हो गया, सोचा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। फिर किया 6.4 10⁻⁻⁹ कूलम। फिर किया 8.0 10⁻⁻⁹। तो वो उसको लगा कि मेरा जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना वो बेकार है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर सही होता तो एवरेज वैल्यू सब जगह पे सेम आता। तो उसको लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट गलत है, बहुत निराश हो गया। फिर अपने रिजल्ट्स को देखा उसने, तो रिजल्ट्स में उसको कुछ दिखा। आपको कुछ दिखा इसमें, गौर से देखना, कुछ दिखेगा। तो उसको दिखा कि भैया मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको मैं लिख सकता हूं 3 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको मैं लिख सकता हूं 4 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको लिख सकता हूं। दिखा कि नहीं दिखा? तो उसने क्या सोचा
कि भैया कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब में एक वैल्यू कॉमन है, सब में एक वैल्यू कॉमन है। बात समझ में आए? नहीं समझ में आए? सब में एक वैल्यू क्या है? कॉमन है। तो उसने बोला ये सब चार्ज है, क्यू, तो ये तो नंबर है, तो इसको लिया n, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ये होगा E, तो Q इज इक्वल टू उसने क्या निकाला? Ne। बात समझ में आ गया? n इज द नंबर ऑफ चार्जेस और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या समझ में आया कि चार्ज कोई भी हो उसमें ये तो होगा, चार्ज कोई भी हो उसमें ये तो होगा। और इसको उसने नाम क्या दिया? बेसिक क्वांटम। क्या बोला इसको उसने? बेसिक क्वांटम। मैं थोड़ा सा अपर लेवल ही लेके चल रहा हूं आप लोगों को ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए। इसको क्या बोला उसने? तो अब बोलना था उसको डेफिनेशन, ये आपको समझ में आ गया? Q इज इक्वल टू एनी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, यहां पे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q किसको बताता? Q बताता चार्ज। ये क्या बताता? नंबर ऑफ, अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पॉजिटिव लूंगा तो क्या होगा? प्रोटॉन। और E क्या है? E जो होता है बेसिक क्वांटम, इसका वैल्यू कितना फिक्स्ड है? 9। समझ में? अब इसको हमको डेफिनेशन के फॉर्म में बताना, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछेगा। ये ऑब्जर्वेशन किसका था? आर ए मिलीकन का। कब किया था इसने? 1909 में। ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? अब चार्ज का क्वांटम बताओ, चार्ज कितना हो सकता है? ये था, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वांटम की थ्योरी को पढ़ा था, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैविंग कैपेबल टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। वो किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है? डिफाइन कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। तो भैया चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू बताओ कौन सा था? इससे कम तो है नहीं, तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटम। बात समझ में आ गया? तो अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में हमको बोलना है, डेफिनेशन के फॉर्म में बोलना है। तो इसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू। 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। इसका एक और बताता हूं, रुक जाओ, इसमें कुछ और चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना। अभी हम जो चार्ज निकाले थे ना, उस चार्ज में हमको जो वैल्यू मिला था वो ऐसा हो सकता है 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है मैं 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल नहीं है। ये पार्शियल नहीं हो सकता, ये पॉइंट में नहीं हो सकता, ये रूट में नहीं हो सकता। बात समझ में? ये हमेशा कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू। इसको क्या, कौन सा वैल्यू बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। इट इज नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू, इट इज अ फ्रिक्शनल वैल्यूज। ठीक है, हमेशा वैल्यू कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू। समझ में आ गया? तो चार्ज ऑफ अ बॉडी, चार्ज कोई भी बॉडी का हो सकता है, किसी भी बॉडी का। चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अ चार्ज ऑफ अ बॉडी एन इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू ऑफ द बेसिक क्वांटम। डेफिनेशन बताऊं फिर से, ये क्या है? किसी बॉडी का चार्ज है। चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू ऑफ द बेसिक क्वांटम। ई क्या है? ई को क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटम। और बेसिक क्वांटम भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना वैल्यू मिल गया अपने को, मिला था ना। बात समझ में आ गया? फिर से रिपीट करूं, डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू ऑफ द बेसिक क्वांटम और इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? बोल सकते हैं, दोनों में से नहीं बोल पाएंगे। फिर से बताऊं, क्यों क्या है? चार्ज ऑफ द बॉडी, चार्ज ऑफ द बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू ऑफ द बेसिक क्वांटम और इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन आपके पास है। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में? बन जाएगा। डेफिनेशन डाउट है? डेफिनेशन में डाउट तो नहीं है ना? याद रहेगा? तो क्या समझ में क्या आया? समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि इस यूनिवर्स में जितने भी चार्ज हैं उसमें मिनिमम इतना पार्ट होगा, और उसके बाद जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक फिक्स नंबर होगा। वो नंबर क्या नहीं हो सकता? फ्रिक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया? लिखना है
कहाँ से लिखोगे? पहले यहाँ से लिखोगे, फिर यहाँ तक पहुँचोगे, फिर इसके डेफिनेशन को लिखोगे आप। बात समझ में आ गया? चलो चालू हो जाओ। कैसा क्वांटाइजेशन टफ है क्या? समझ में आ गया क्वांटाइजेशंस? स्कूल में पढ़े थे? अब बताना खड़े हो कि स्कूल में डेफिनेशंस वगैरह पूछेंगे तो, ठीक है? यहाँ तो बहुत डीप में जाएंगे अभी, ताकि आपका जेई और नीट का लेवल बन जाए, ताकि अगले साल जब ड्रॉप लो तो इसमें मेहनत ना करना पड़े हमको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जैक्टली क्या बताता है कि चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिफाइन करता है। डन? डेफिनेशन नोट कर लो। ये डेफिनेशन को अब याद रखना आप ना, किस तरीके का डेफिनेशन है। 2 डेफिनेशन लिखाऊंगा, याद तो हो गया होगा अभी आधा ज़्यादा, घर जाके रिपीट करोगे। देखो अभी से जितना मेहनत करोगे ना उतना परफेक्शन रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है? एफर्ट अभी से लगाना पड़ेगा आपको। डन? एक और डेफिनेशन उसको भी नोट कर लो। वही चीज है, द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन एवरी चार्ज सब्सटेंस इन एन एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डन? चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं हम लोग। क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। विच इज बिगर अ माइनस ए कूलम ऑफ अ चार्ज और प्लस ए, है ना, माइनस एन प्लस ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन चार्जेस। बहुत सिंपल सा चीज है, आपको ये बताना है कि जो एक कूलम होता है, एक जो अपन कूलम लेते हैं ना, उस एक कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना।
तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। कितने का बोल रहा, आ का मतलब सिंगल बोल रहा है ना, सिंगल बोल रहा है, मतलब n के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगर n के जगह पे 1 लिखेंगे, n के जगह पे जब मैं 1 लिखूंगा तो Q किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। अगर मुझे पूछ रहा एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q इज इक्वल टू Q बाई ई, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा QE। कितने कूलम चार्ज बोल रहा है, अ कूलम मतलब एक कूलम, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ध्यान से समझना, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो इसका आएगा 6.25 10 टू द पावर 18। सोचो एक कूलम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इसको कैसे निकालते हैं ये भी बता दे रहा हूं। 1.1/6 नॉमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर माइनस में, तो नॉमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब 1 को 1.6 से डिवाइड दोगे इट बिकम 625 10 टू द पावर 19, इतना आता। 1 को 1.6 से डिवाइड दोगे तो कितना आता, 0.65, वो भी करके देख लो। किसको किससे डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 1.6 से, 0.625 होता है। तो एक पॉइंट अगर इसको दे दूं तो ये 6.25 हो जाएगा, एक दे दिए तो 19 से क्या हो जाएगा 18। तो इसको बेसिकली याद रख लेना, जो एक कूलम जो चार्ज होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद इसके आंसर्स को नोट करो।